और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश की हर बड़ी हस्ती पर चीन की नापाक नजर है। राष्ट्रपति हो या पीएम, चीन हर किसी की जासूसी करवा रहा था। हिंदुस्तान की हर बड़ी हस्ती की जासूसी दरअसल चीन करवा रहा है। चीन से जुड़ी इस वक्त की हैरान करने वाली ये जानकारी इसके सामने आते ही हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक चीन सरकार अपने एक आईटी कंपनी के जरिए भारत की ज्यादातर बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही है। एक अंग्रेजी अखबार का दावा है कि चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश के 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जासूसी करवा रहा था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी की भी जासूसी का दावा है। तो वहीं ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत समेत देश के कई मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी का आरोप है। अखबार ने यह भी दावा किया कि चीन की कंपनी सेना से जुड़े लोगों की भी जासूसी कर रही थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चीन ने कई लोगों की जासूसी कराई, ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसमें कई मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का नाम सामने आ रहा है। कई बड़ी हस्तियों पर दरअसल चीन की नजर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार जिसका यह दावा कि चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश के 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जासूसी करवा रहा था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी की भी जासूसी का दावा है। इसके साथ ही साथ ये लिस्ट यहां नहीं खत्म होती है, कुछ और नाम है इसमें। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत समेत देश के कई मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी का आरोप किसी और पर नहीं, चीन पर लगा है। दरअसल अखबार ने यह भी दावा किया कि चीन की कंपनी सेना से जुड़े लोगों की भी जासूसी कर रही थी और भारत की जो गतिविधियां चल रही थी उन पर भी चीन की नजर थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अंग्रेजी अखबार का यह बड़ा दावा सामने आया कि देश की हर बड़ी हस्ती पर चीन की नापाक नजर है। राष्ट्रपति हो या पीएम, चीन हर किसी की जासूसी करवा रहा था। हिंदुस्तान की हर बड़ी हस्ती की जासूसी चीन करवा रहा है। चीन से जुड़ी इस हैरान करने वाली जानकारी के बाद अब हंगामा मच चुका है। जानकारी यह मिली कि चीन सरकार अपनी एक आईटी कंपनी, जी हां, एक आईटी कंपनी के जरिए भारत की ज्यादातर बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रहा है। कई नाम भी इसमें सामने आए, उसमें प्रियंका गांधी का भी नाम है, उसमें सोनिया गांधी का भी नाम है, सीडीएस विपिन रावत का भी नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। इसके साथ ये नाम खत्म नहीं होते। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी की जासूसी का भी दावा है। हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर चर्चा के लिए। संदीप बोल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। पहले जल्दी से रुक अमिताभ सिन्हा का कर लेते हैं। यानी अमिताभ, चीन की नापाक कोशिशें जरा देखिए कि आप जासूसी करवाने पर तुलाए। देखिए, 2-3 चीज़ें साफ हैं। चीन की ये संस्था जेनहुआ जो है, ये पूरे भारत में तमाम नेताओं पर नज़र रख रही थी। आखिर ऐसी कंपनी को हर देश में, दुनिया के हर देश में अपने अपने ऑफिस और रिसर्च सेंटर बनाने की ज़रूरत क्या आ पड़ी थी। भारत पहले भी 200 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप बैन कर चुका है, जिन पर आरोप था कि उसमें जो डेटा जमा हो रहे हैं वो सीधे चीन की इंटेलिजेंस को जा रहे हैं या चीन की मिलिट्री को जा रहे हैं। तो ये तमाम आरोप थे, जिसके कारण भारत सरकार ने, आईटी मंत्रालय ने फैसला लिया था और एक एक करके कम से कम 200 चाइनीज ऐप बैन किए जो डेटा चोरी कर रहे थे। लेकिन ये अलग तरीके का युद्ध है और चीन इसमें पूरी तरह से संलिप्त है। इससे आप इसको आप मिलिट्रीली लड़ नहीं सकते, आप दुनिया में कूटनीतिक तौर पर लड़ नहीं पा रहे हो। ऐसे में एक ऐसे हाइब्रिड वॉर की शुरुआत कर रहे हो जिसमें आप तमाम लोगों पे, तमाम इसमें क्या हो रहा है, आप तमाम नेताओं पर नज़र रख रहे हो, उनके सोशल मीडिया पर नज़र रख रहे हो, कौन उनके दोस्त हैं, वो क्या कमेंट कर रहे हैं, उस पर नज़र रख रहे हो। यानी उनकी आप हर गतिविधि पर नज़र रख रहे हो, आप उनकी लोकेशन पर नजर रख रहे हो। ये तो बड़ा गंभीर मसला है और भारत सरकार, मुझे लगता है, इसको बहुत गंभीरता से संज्ञान लेगी। और लोकसभा में भी आज 2 सांसदों ने इसके ऊपर डिस्कशन का नोटिस भी दिया हुआ है कि इस पर चर्चा की जाए और सरकार जवाब दे। तो मामला गंभीर है, सरकार ले भी रही है। बहुत गंभीर है, निश्चित तौर पर यह मामला बहुत गंभीर है। अमिताभ रहिए आप हमारे साथ, संदीप भी हमारे साथ हैं। संदीप, ये आईटी कंपनी जिसका जिक्र हो रहा है, ये कौन सी आईटी कंपनी है, कब से ये जासूसी कर रही थी, किस तरीके के दावे इस अखबार में किए गए हैं?
देखिए, अखबार में जिस तरीके से दावे किए गए हैं उसके तहत जो ये काफ़ी लंबे समय से ये आईटी कंपनी जो है उन ऐसे लोग जो हैं जो कि भारत सरकार में या भारतीय एजेंसीज में या फिर पूर्व जो सेना के अधिकारी है उनके ऊपर नज़र रखे हुए थी। लगातार उनके हर एक मूवमेंट पे उनको नज़र थी। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जो है ये आईटी कंपनी जो है अपनी नज़र बनाए हुए थी। तो चीन जो है ये पहली बार नहीं है कि चीन इस तरीके की जासूसी करता पाया गया है। इससे पहले भी चीन लगातार जो है साइबर वॉरफेयर के तहत साइबर हमले करता रहा है। हमारे जो है जितने भी डिफेंस के जो वेबसाइट्स हैं उनको हैक करता रहा है। हैकिंग का काम उसने शुरू किया था। उसके बाद जैसे अमिताभ जी ने बताया कि जो ऐप के जरिए जो है जिस तरीके से ये लोग डाटा चुराते थे इसके बारे में भी पहले से खबर थी। और अब जिस तरीके का ये खुलासा हुआ है कि 10,000 से ज़्यादा ऐसे भारत में लोग हैं जिनको जो है जो कि गणमान्य व्यक्ति भी हैं और कुछ रिटायर्ड अफसर भी हैं, उनको जो है लगातार ये मॉनिटर कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि चीन जो है अपने आप को हर लेवल पे, यहाँ तक कि ये तो चाइना तो उन लोगों पे भी नज़र रख रहा था जो कि क्रिमिनल हैं या इस तरीके के कार्यों में सम्मिलित पाए गए हैं। तो चीन जो है, चीन का पहला फंडा ही ये है कि किसी भी तरीके से सारी जानकारियाँ जुटा ली जाएँ, उसके बाद जो है अगला कदम बढ़ाया जाए। तो फिलहाल चीन की जो ये कंपनी आईटी कंपनी है, जाहिर सी बात है कि इस मामले के खुलासे के बाद अब जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि खुद जो है संसद में इसको लेकर जो है चर्चा की बात कही गई है। तो ठीक है संदीप, मैं रोक रही हूँ आपको रोक रही हूँ मैं। अमित पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, यानी अब सरकार का क्या कदम रहेगा, क्योंकि चीन की ये बड़ी साजिश जिसका पर्दाफाश हुआ है? जाहिर सी बात है कि न केवल ये कंपनी बल्कि इससे जुड़ी जो भी और भी कंपनियां इस तरीके से डेटा इकट्ठा करती हैं उन पर आने वाले दिनों में शिकंजा पूरी तरीके से कसेगा, और खासकर जिन कंपनियों का चीन से लेन देन है। और मकसद यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर साफ है। अगर आप देखेंगे कि डेटा अन्य कंपनियां भी इकट्ठा करती है, लेकिन जिस तरीके से ये कंपनी 10,000 लोगों का एक ऑर्गेनाइज ढंग से डेटा इकट्ठा कर रही थी, उनका आकलन किया जा रहा था, बाकायदा उनके लाइक्स को भी एनालिसिस किया जा रहा था, रीट्वीट को उनको एनालिसिस किया जा रहा था, और कौन कौन लोग उनको फॉलो कर रहे थे। यही नहीं, जब भारत चीन विवाद हुआ तब भी इन तमाम शख्सियत का जो डेटा है उनका आकलन किया इस कंपनी ने कि भारत चीन विवाद के बाद किस तरीके के इन्होंने ट्वीट किए, किन किन तरीके के लोग इनसे जुड़े। तो बेहद गंभीर यहाँ पर ये मामला है। जाहिर सी बात है कि संसद में ये मामला उठेगा ही, लेकिन आने वाले दिनों में जो कंपनियां हैं इस तरीके से डेटा इकट्ठा करती हैं उनके ऊपर भी पूरी तरीके से शिकंजा करने की संभावना है, और भारत सरकार इस पूरे मसले को बहुत ही गंभीरता से यहाँ पर लेगी। एक और यानी जी बिल्कुल बिल्कुल अमित कंप्लीट कीजिए, फिर मैं अमिताभ का रुख करती हूँ। अमित, यहाँ पर ये चीन की ओर से पहली बार ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले भी अगर 3-4 साल पहले का हम वाकया याद करें तो पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी चीनी सेना की तरफ से बाकायदा एक पूरा का पूरा रेजिमेंट या एक सेक्शन तैयार किया गया जो भारतीय कंपनियों, भारतीय संस्थानों, भारतीय डेवलपमेंट जो भी इश्यूज हो वहाँ पर, डेवलपिंग इश्यूज पर वो ट्रैक करता है और वहाँ पर उनके वेबसाइट, उनके सोशल मीडिया अकाउंट ट्रैक कर रहा है। तो उसके बाद अब ये कंपनी आई है, तो जाहिर सी बात है कि अब आने वाले दिनों में अलग अलग पक्ष इसकी आवाज उठेंगी। ठीक है अमिताभ, लेकिन जिस तरीके से चीनी ऐप बंद हुए उससे कहीं ना कहीं संदेश भी गया था कि भारत को इस बात का पता था कि चीन ऐसी ही हरकतें कुछ कर भी सकता है, और कुछ वैसा ही अब खुलासा भी हो रहा है। बिल्कुल, चीन ऐसी हरकतें कर रहा है और इस अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा है। अगर सीमा पर देखें, भारत की सेना मुस्तैद है, भारत की सेना पूरी तरह से आगे चीन को धकेलने को, पीछे धकेलने को तैयार है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखें तो चीन बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। तो चीन के पास भारतीय राजनयिकों के, भारत के जो भी गणमान्य लोग हैं उनकी जासूसी करवाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। भारत की जनता पर जो भी ऐप्स उनके हावी हो रहे थे, भारत की जनता का डेटा इकट्ठा कर रहे थे, उनमें से 200 से ज़्यादा ऐप्स को बैन कर दिया गया। लेकिन ये तो अनूठा है, ये अचंभे वाली बात है कि आप एक एक पॉलिटिशियंस पर नज़र रख रहे हो हमारे देश के, और एक एक पॉलिटिशियन की मूवमेंट पर नज़र है, उनके कौन दोस्त हैं। आप सोशल मीडिया 24 घंटे आपकी ये कंपनी एक राजनेता पर नज़र रख रही है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो। अगर 24 घंटे नजर रख रहे हो उनके सोशल मीडिया पे, उनके दोस्त पे नजर रख रहे हो, कौन उनके फॉलोअर्स हैं, वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप उनका पूरा माइंडसेट ही नहीं जान रहे हो। आप पूरे उनके फॉलोअर्स और उनके ग्रुप्स को जान रहे हो, और साथ ही साथ आप उनके लोकेशन पे भी नजर रख रहे हो कि वो कहां जा रहे हैं। तो इससे ज्यादा गंभीर एस्पियोनेज जिसको कहते हैं, जिसको जासूसी का काम किया नहीं जा सकता। ये काफी गंभीर आरोप है, और कम से कम भारत में अगर इसको एक्सपोज किया जा रहा है तो मुझे लगता है दुनिया के कई देशों में चीन की ये कंपनी काम कर रही थी, और ये हर जगह एक्सपोज होंगी है, और ये काफी बड़ी बात है। और मुझे लगता है भारत सरकार इसको
गंभीरता से ले भी रही है और भारत सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी और उचित फोरम में अपनी बात भी उठाएगी। और ठीक कम है, से कम जल्दी से संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, कितने लोगों पर चीन की नजर थी? जासूसी का जो साजिश पूरी समझ में आ रही है चीन की, ये दरअसल कितने लोगों को टारगेट कर रहा था? किनके ऊपर चीन की पैनी नजर थी और कब से थी? देखिए, ये कंपनी जो है 2018 से अस्तित्व में आई। उसके बाद जो है इसने तकरीबन ओवरसीज़ जो डाटा सेंटर है 20 के करीब ओवरसीज़ डाटा सेंटर इसने तैयार किए थे और तकरीबन कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ये लगातार जो है मॉनिटर कर रहे थे। उनकी एक एक एक्टिविटी जो है ये मॉनिटर कर रहे थे कि वो कब आते हैं, कब जाते हैं, सोशल नेटवर्क साइट में वो किस तरीके का एक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो लगातार फॉलो कर रहे थे, जिसमें प्रेसिडेंट है, हमारे पीएम है, सोनिया गांधी है, साथ ही आर्मी चीफ CDS है, पूर्व जो है सेना के अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। यहाँ तक कि क्रिमिनल्स तक को भी जो है ये उसको इसके जो डाटा जो है बैंक तैयार किया जा रहा था। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो चीन की वो सामने आई। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर किसी देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष यानी कि अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेकर आप अगर डाटा इस तरीके से तैयार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कितना जो है ये गंभीर ये मसला है। क्योंकि 10,000 से ज़्यादा लोग, जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं, जिसमें अलग अलग प्रोफाइल के लोग भी हैं, सबको जो है कंटिन्यू मॉनिटर किया जा रहा था। 2018 से लगातार 2018 से मॉनिटर किया जा रहा था। ठीक है अमित, 2018 से संदीप बता रहे हैं कि मॉनिटर किया जा रहा था। उससे पहले आप भी जानकारी दे रहे हैं कि 3-4 साल पहले भी ऐसा हुआ है। अब चीन को किस तरीके से जवाब देने की तैयारी में भारत सरकार है? देखिए, सबसे पहले कि इन कानूनों के प्रावधान को यहाँ पर देखा जाएगा कि किन किन कानूनों के प्रावधान का इस कंपनी या इन जैसी कंपनी के ने उल्लंघन किया है और उसके बाद जो तमाम जो प्रतिबंध का सिलसिला है इनसे जुड़ी कंपनियों का उस पर लगाने की तैयारी होगी। तो ये दो प्रमुख कदम है जो हम जल्द ही 1 या 2 दिन में भारत सरकार की ओर से देखें। और आज जब संसद सत्र यहाँ पर शुरू हो रहा है तो यहाँ पर भी विपक्षी पार्टियाँ या जो संबंधित सांसद हैं वो यहाँ पर इस मुद्दे को उठाएंगे। तो जिस तरीके से चीन यहाँ पर एक तरीके से युद्ध के मैदान में अलग रणनीति अपना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे अलग रणनीति अपना रहा है, अब ये साइबर वॉरफेयर के फोरम पे इसकी ये गतिविधि यहाँ पर सामने आई है। बेहद गंभीर बात है और इस बात की भी पूरी संभावना है न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी चीन की ये गतिविधियाँ चल रही होंगी। और अब भारत में इस मामले के सामने आने के बाद अन्य देश भी अपने यहाँ पर चीन की इस गतिविधि की तफ्तीश जरूर करेंगे। लेकिन अमिताभ यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिस कंपनी पर यह आरोप लग रहा है, क्या उसके खिलाफ ही कार्रवाई होगी या चीन के लिए सोचना होगा कि उसको किस तरीके से सबक सिखाया जा सकता है? आप रहिए हमारे साथ सभी। जेनहुआ डाटा नाम की ये कंपनी ये दरअसल जासूसी कर रही है। चीन के शेंजन इलाके में ये कंपनी मौजूद है और चीन की सरकार और सेना के लिए ये काम करती है। जेनहुआ अप्रैल 2018 में रजिस्टर हुई है। जेनहुआ के 20 से भी ज्यादा सेंटर हैं। 9 सितंबर को जेनहुआ ने अपनी वेबसाइट हालांकि बंद कर दी थी। 9 सितंबर वो दिन जब जेनहुआ ने अपनी ये वेबसाइट बंद की थी, लेकिन बावजूद इसके जो गतिविधियां थी वो अमित जिस तरीके से बता रहे हैं ये चालू थी। 2018 में ये कंपनी बनी, उसके बाद किस तरीके से ये जांच करने की कोशिश कर रही है वो जरा आप देखिए। वहीं अब जवाब क्या हो सकता है? चीन की जासूसी का जवाब क्या हो सकता है? क्या वन चाइना पॉलिसी पर भारत को सोचना चाहिए? यह महत्वपूर्ण सवाल अब खड़ा होता है। साथ ही साथ क्या ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता देनी चाहिए? यह भी महत्वपूर्ण सवाल कि किस तरीके से चीन को जवाब दिया जाए, इस पर सोचना चाहिए। क्या भारत को ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध बनाने चाहिए? क्या यह एक बड़ा सवाल। क्या भारत में चीन के निवेश पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए? क्या देश में चीन से आयात पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए? तो किस तरीके का जवाब दिया जा सकता है अमिताभ? देखिए, फैसले सरकार कर रही है, धीरे धीरे कर रही है और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि उचित समय पर उचित फैसले लिए जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा किस तरह से चाइनीज़ ऐप बैन हुए हैं और हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान चीन के कंपनियों को हुआ है। और साथ ही साथ जो दिल्ली मेरठ जो रैपिड मेट्रो कॉरिडोर बन रहा था उससे भी चीनी कंपनियों को हटा दिया गया है। कई कंपनियों की बिडिंग से चीनी कंपनियों को हटा दिया गया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने और उद्योग मंत्रालय ने कई ऐसी चीन के निवेशकों को, चीन के निवेश जो बड़े उद्योग धंधे हैं उनको भारत में निवेश करने पर रोक लगा दी है। भारत सरकार ने अपने कंपनीज एक्ट में परिवर्तन किया है ताकि चीन और पाकिस्तान के जो भी वहां पे उद्योगपति हैं सीधे भारत में
पैसा लगा ना पाए, अपना निवेश कर ना पाए बिना सरकार की इजाज़त के। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो चीन के निवेश पर लगातार प्रतिबंध लगा रही हैं। लेकिन ये जो ताज़ा खुलासा है, इससे ज़्यादा भयंकर तो हो ही नहीं सकता। ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात है। आप सीधे सीधे आप माइंडसेट पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं। आप पब्लिक ओपिनियन मोल्ड कर सकती हैं ऐसी कंपनियां जो एक एक नेता और मंत्री और यहाँ तक कि जो कॉमन मैन है उनके ऊपर भी नजर रख रही हैं। तो ये काफ़ी गंभीर मसला है और भारत सरकार एप्रोप्रिएट फोरम पर इस बात को जरूर उठाएगी और चीन के साथ जो बातचीत होती है उसमें भी इस तरह को उठाया जाएगा। लेकिन ये जो मिलिट्री वॉरफेयर में अगर पिछड़ रहे हैं, अगर कूटनीतिक लड़ाई में पिछड़ रहे हैं, तो चीन ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जो जिस तरह से शुरुआत की है, ये शायद उनको इसमें भी मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि चाइनीज ऐप एक उदाहरण है जिनको 200 से ज्यादा चाइनीज ऐप, और ये इसका जो एक्सपोजर हुआ है, तो धीरे धीरे मुझे लगता है चीन के जितने भी षड्यंत्र हैं वो धीरे धीरे सामने आ ही रहे हैं अगर भारत सरकार कड़ा रुख अख्तियार करती है तो। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर, एलएसी पर चीन को चौतरफा मात देने के लिए भारत सरकार ने पूरे लद्दाख क्षेत्र को अवैध किले में तब्दील करने की तैयारी कर ली है। चीन की फौज की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जल्द ही लद्दाख के सभी इलाकों को हवाई रूट से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने लद्दाख को हवाई रूट से जोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत लद्दाख में 6 हवाई पट्टी और 22 हेलीपैड बनाए जाएंगे। लद्दाख में 3 हवाई पट्टी और 8 हेलीपैड हालांकि पहले से ही बने हुए हैं। नई हवाई पट्टी और हेलीपैड बनाने के साथ ही पुरानी हवाई पट्टियों और हेलीपैड को भी आधुनिक बनाया जाएगा। संदीप, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है एलएसी पर हम लोग अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है पूरे एलएसी पर, सिर्फ लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे एलएसी यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक हम लोगों ने जितने भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है उनको एक्टिवेट किया है। और अब यहाँ पे जो है, चूँकि अगर लद्दाख की बात करें तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है यहाँ पे सिर्फ लेह है, और उसके बाद जो है इस पूरे इलाके में कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं होती है क्योंकि आगे के जितने बेसेस हैं वो सारे मिलिट्री बेसेस हैं। तो ऐसे में अगर ये पूरी तरीके से इस पूरे इलाके में नए अगर एयर स्ट्रिप बन रहे हैं, नया जो है हेलीपैड्स बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये ना सिर्फ भारतीय सेना के लिए एक मजबूत स्थिति होगी यहाँ पे, क्योंकि सर्दियों के दौरान जिस वक्त रोड्स बंद हो जाते हैं तो उस वक्त जो है हवाई मार्ग से ही जो है सारा सामान, साजो सामान भेजा जाता है। तो ऐसे में लेह के बाद अगर बाकी इलाके में भी, लद्दाख के दूसरे इलाकों में भी अगर एयर स्ट्रिप बन रही हैं या बनाई जानी है या फिर हेलीपैड बनाया जाना है, तो जाहिर सी बात है कि जो टाइम कंज्यूम होता था, टाइम जो लगता था किसी भी एक मूवमेंट के लिए, वो आसान हो जाएगा। कनेक्टिविटी 12 महीने रहेगी। तो ये फैसला जो है वाकई बहुत बेहतरीन फैसले के तौर पर है, क्योंकि हम लोग अपने आप को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है एलएसी पर बॉर्डर पे लगातार मजबूत कर रहे हैं, चाहे रोड्स हो, चाहे एयर स्ट्रिप्स हो या बाकी ऑल अदर टनल्स हो। तो ये एक बेहतर तरीका है। संदीप, ये बेहतर तरीका है और भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है चीन को, कि अगर कोई भी मोर्चे पर जवाब देना हो चीन को तो वो पूरी तरीके से तैयार हो। अमित, लेकिन जो खुलासा हुआ है, जिस तरीके से जासूसी ये सामने आई है कि चीन जासूसी करा रहा था, क्या सिर्फ जो कंपनी सामने आई है उस पर ही अब बैन किए प्रोसेस पर सोचा जाएगा? क्योंकि चीन लगातार यह हरकत करता है, आप एक कंपनी बैन कीजिएगा वो दूसरी कंपनी ला सकता है, तो चीन के ऊपर क्या सोचा जा सकता है इस बार? देखिए, जैसा अमिताभ जी कह रहे थे कि ये एक नया मोर्चा है जिस पर चीन बुरी तरीके से यहाँ पर बुरी तरीके से और पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इसका मतलब कि जो चीनी कंपनियां यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं, अब वो लोगों का डेटा चुरा रही हैं और अनुचित तरीके से डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं। तो अब आने वाले दिनों में इन जैसी जितनी कंपनी डेटा इकट्ठा करने का काम यहाँ पर कर रही हैं उन पर पैनी नज़र रखी जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि कानून के किन प्रावधानों के अंदर का उल्लंघन इन्होंने किया, क्योंकि जिस भी जगह पर यहाँ पर कंपनियां आती हैं, चीनी कंपनियां आती हैं, उनको भारतीय कानून का पालन करना होता है। और ये इन्होंने भारतीय कानूनों का कई काउंट में, कई धाराओं में उल्लंघन किया है। तो इसका आकलन किया जाएगा और इस कंपनी के अधिकारियों को जवाब देना होगा। न केवल जवाब, बल्कि इस भारतीय कानून के मुताबिक यहाँ पर इनको सजा का भी सामना करना पड़ेगा। इससे जुड़ी और भी जो कंपनी है, कस्टमर केयर सर्विस के नाम पे या फिर अलग अलग हेड्स के नाम पर जो जानकारी यहाँ पर भारतीय लोगों की उठाती हैं, उनका आकलन होगा, उनको यहाँ पर जवाब देना होगा। और आने वाले दिनों में अगर कोई भी चीनी कंपनी, चीनी एजेंसी या फिर चीनी एनजीओ यहाँ पर भारत में आता है, लोगों से, भारतीय जनता से इंटरैक्ट करता है, तब उसको भी कड़ी जांच के दौर से यहाँ पर गुजरना पड़ता है। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर हमें यहाँ पर आने वाले दिनों में यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। बिल्कुल। देखिए अमिताभ, इस बीच जब चीन ये साजिश रच रहा है और भारत दरअसल 6 हवाई पट्टी और 22 हेलीपैड बना रहा है, इसको किस तरीके से देखें?
बिल्कुल, लद्दाख में अगर चीन तुला हुआ है आगे घुसने के लिए और भारत को पीछे हटने के लिए मजबूर करना चाहता है अपने टैंक दिखाकर, अपने पूरी तैयारी दिखाकर, तो ये भारत सरकार भी अब पीछे नहीं हटने वाली। कई ऐसे हिल टॉप्स पर भारत की सेना ने भी कब्जा कर रखा है जो पूरी तरह से एडवांटेजियस पोजीशन में डालता है। और सिर्फ यही नहीं, लद्दाख और लेह तक पहुंचने के लिए एक 12 मासा चलने वाला टनल जिसे रोहतांग पास, जो विंटर्स में बर्फबारी के दौरान 4 महीने जो रास्ता मनाली से लेह का बंद हो जाता था, वो रास्ता, वो टनल प्रधानमंत्री 28 तारीख को उद्घाटन करेंगे। और उस टनल के माध्यम से पूरे 12 महीने भारतीय सेना का पूरा सामान लेह पहुंचता रहेगा, यानी आवाजाही जारी रहेगी। बर्फ से लेह अब कटेगा नहीं, लेह की जनता भी अब बर्फ के कारण अलग थलग नहीं पड़ेगी, भारत से वो जुटी रहेगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन के माध्यम से भी, सैटेलाइट फोन, टेलीकॉम के माध्यम से, और लेह के जितने इलाके हैं लद्दाख के जो सुदूर बॉर्डर पे गांव हैं, हर गांव को भी टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाएगा। तो भारत सरकार सिर्फ हवाई पट्टी ही नहीं बना रही है, वहां के लोगों को भी और एम्पावर कर रही है, ताकि चीन की सेना अगर घुसपैठ करे तो नजर बॉर्डर के इलाके से ही शुरू हो जाए। बिल्कुल अमिताभ, रहिए आप हमारे साथ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में एक बार फिर चीन को चेतावनी देते हुए सीमा पर डटे भारतीय जवानों की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने बेहद कठिन हालात और दुर्गम जगहों पर विश्वास के साथ खड़े जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि सदन और पूरा देश सेना के जवानों के पीछे एक साथ खड़ा है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है।